संस्थान पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। भारत में उद्यमिता विकास संस्थान पढ़ रहे थे, तो 2 संस्थान मैंने बता दिए थे। इसमें कुछ कार्यक्रम और आप लोग देख लेना, इसमें मैंने बताए नहीं थे। जैसे नई, एक तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पुराना कार्यक्रम, हालांकि वो हमने कार्यक्रम पढ़े थे। 2 कार्यक्रम आपके सिलेबस में दिए गए हैं उद्यमिता विकास संबंधी, और कुछ और कार्यक्रम मैंने बताए थे। इसके अलावा कुछ अदर जो कार्यक्रम हैं वो भी कभी आपको इकोनॉमी में पूछ सकता है या इधर पूछ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है एक, है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम में बता ही चुका हूँ कई बार, है ना। कौशल विकास के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम में 2015 में स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 का है। ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना पहले चलती थी, PMRY, उससे जो है लोग लोन बहुत ले रहे थे बच्चे, है ना। PMRY को बंद कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो उसमें जो सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं, उन उद्यमों को स्थापित करने के लिए ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में ऐसा ऋण दिया जाता है जिसमें कुछ हिस्सा सब्सिडी का भी होता है। सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए। उसमें कुछ छूट अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है। तो वो एक कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम 2015 से स्टार्ट हुआ है। इसमें कौशल विकास के संबंध में ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है। एक रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना महिलाओं का कार्यक्रम है, ये MP का कार्यक्रम है। 1 अप्रैल 2003 से स्टार्ट किया गया था, है ना। रानी दुर्गावती के नाम से कार्यक्रम है ये। रानी दुर्गावती स्वरोजगार कार्यक्रम है जो 1 अप्रैल 2003 से स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसमें महिलाओं को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिर एक नया कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ है, 2023 से स्टार्ट हुआ है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, है ना। ये इंपॉर्टेंट है वैसे भी, जनरल स्टडी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से और इधर के हिसाब से, प्री के हिसाब से भी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना, ये जो योजनाएं चल रही हैं। ये 2003 की योजना है। जो कारीगर वगैरह होते हैं, है ना, छोटे कारीगर होते हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की ये योजना स्टार्ट की गई है। 2023 की योजना है ये। तो इस तरीके से कुछ और कार्यक्रम भी आपको ध्यान रखना है। कभी रेयर केस में अलग से उन कार्यक्रमों के बारे में पूछ ले। ये तो खैर नया ही कार्यक्रम है तो इम्पोर्टेंट है ये वैसे भी। हाँ, इसके बाद तीसरा संस्थान हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अलग है ना, हमने पढ़ा था कल गांधीनगर में है ना। ये उद्यमशीलता संस्थान, ठीक है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अलग है, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान है ये जो है गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय गुवाहाटी है और 1993 में इसको स्थापित किया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1993 में। गुवाहाटी यानी असम में इसका हेड ऑफिस है। उद्देश्य काल लगभग सेम ही होते हैं, इसलिए मैंने दोनों इसमें लिखे हैं, उद्देश्य और काल, है ना। तो उद्देश्य काल में ये है कि MSME से रिलेटेड काम करता है, क्योंकि MSME द्वारा स्थापित है। तो MSME क्षेत्र में जो है उद्यमशीलता का विकास करना है, रोजगार का सृजन करना है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में वृद्धि करना है, ये इसका मेन काम और ये इसका पर्पज भी है ना। उद्यमशीलता को विकसित करना तथा बढ़ावा देना, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों को सुनिश्चित करना, ये इसके काम है। उद्देश्य जो भी आपको पूछे, काम या उद्देश्य
आपको इस तरह से लिखना है। क्योंकि MSME जो मिनिस्ट्री है, MSME जो मंत्रालय है, उसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो उसी तरह के इसके काम है। इस तरह से आपको ध्यान रखना। जितने भी इस तरह के संस्थान हैं, इन संस्थानों में कुछ कॉमन चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। जैसे ट्रेनिंग, सभी लगभग संस्थान उद्यमशीलता के क्षेत्र में अलग अलग लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रदान करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, अनुसंधान का काम कर रहे हैं, रिसर्च। इसके बाद परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कॉमन चीजें हैं सभी की, जितनी भी ज्यादातर संस्थान है। तो ये आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो ये इस तरह से लिख ही सकते हैं। क्या क्या मैंने बताया? प्रशिक्षण, अनुसंधानकार, परामर्श सेवाएं, है ना। परामर्श सेवाएं कैसी? तकनीक संबंधी है, प्रबंध संबंधी है। परामर्श सेवाएं इनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा इनके द्वारा संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, है ना, सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। उन सम्मेलनों के जरिए जो है लोगों को इस क्षेत्र में जानकारी दी जाती है। तो ये सभी की कॉमन चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, और आपको जो है आगे मदद मिलेगी। देखो यही आ गया, मैंने जो बोला वही आ गया, है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं ये MSME के क्षेत्र में, जो है लोगों को जागरूक बनाने के लिए, उद्यम स्थापित करने के संबंध में जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। फिर अनुसंधान, रिसर्च की जाती है उस फील्ड में। परामर्श सेवाएं आयोजित की जाती हैं। परामर्श सेवाओं में तकनीकी सेवाएं हैं, तकनीकी परामर्श है, प्रबंध संबंधी परामर्श है। ये सभी तरह का परामर्श यहाँ पर इनके द्वारा दिया जाता है। तकनीकी तथा परामर्श, तकनीकी तथा प्रबंध संबंधी। प्रबंध संबंधी। संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, और फिर प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं उस फील्ड में। विकास के लिए नए नए प्रोजेक्ट इनके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये गतिविधियां हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि जितने भी संस्थान हैं ज्यादातर, उनमें सभी में लगभग कॉमन गतिविधियां होती हैं, फील्ड अलग रहता है। जैसे MSME की फील्ड में जो है ये काम करते हैं, काम वही उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में ये गतिविधियां, ये एक्टिविटीज जो है आयोजित की जाती है ना। हो गया? तो ये हो गया तीसरा संस्थान। आगे बढ़े। अब ये चौथा आ गया, राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। ये है फोर्थ। निस्बड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं निस्बड, है ना। हिंदी में निस्बड ऐसे लिख देते हैं, इंग्लिश में NIESBOD, ये इसका शॉर्ट नेम है, निस्बड। राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। स्थापना 1983 है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया है। इसका जो पंजीकरण हुआ है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया गया है। इसका जो हेड ऑफिस है नोएडा, यूपी में है। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून उत्तराखंड में भी है ना। तो ये इसके बारे में। और ये जो संस्थान है एक्चुअली कौशल विकास एवं उद्यमता जो मंत्रालय है उसका जो है सबसे बड़ा ये प्रमुख संगठन इसको संस्थान माना जाता है ना। जिस मंत्रालय के बारे में हमने कल पढ़ा था वो मेन संगठन है इस फील्ड का, तो उससे जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख संगठन है ये, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसके द्वारा कौशल विकास संस्थान, विकास उद्यमशीलता के विकास कार्यक्रमों से संबंधित जो एजेंसियां हैं उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए
काम करता है उस तरह के एक सर्वोच्च निकाय है ना। कौशल विकास तो उद्यमशीलता के संबंध में जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों की निगरानी इसके द्वारा रखी जाती है। इस तरह के सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है ना। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता जो मंत्रालय है उससे संबंधित, उससे संबद्ध ये संगठन है। और इस फील्ड में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी एजेंसीज हैं, जो भी एक्टिविटी कर रही हैं, उन एक्टिविटीज को मॉनिटरिंग करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, उनका ऑब्जर्वेशन इसके द्वारा किया जाता है। ये है निस्बत। इनका थोड़ा सा डिटेल और रहेगा, मतलब ये ऐसा नहीं समझने के इतना ही है। मतलब मैंने प्रयास किया है कि 7 मार्क्स में अगर पर्टिकुलर कोई आ जाए, कुछ तो खैर नहीं आएंगे, कुछ जो आएंगे जो बड़े बड़े संस्थान हैं, तो उनको मैंने 7 मार्क्स में कंप्लीट करने का प्रयास किया है। मतलब आपको इतना मैटर उसमें मिल जाएगा कि 7 मार्क्स में आप लिख सकेंगे। स्टार्टिंग के जो संगठन जो ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने किया। कोई एक संगठन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, एक पर्टिकुलर जो संगठन है वो पूछा जाएगा तो 7 मार्क्स पूछा जाएगा। उतना मटेरियल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके उद्देश्य कार्य बताए हैं, मैंने 2 लिखे हैं इसमें, लेकिन और हैं, है ना। ऐसा नहीं समझना, बताना पड़ता है, नहीं तो समझा रहे 2 ही उद्देश्य है, करने तो सस्ते में निपटा दिया, है ना। तो इसमें मेन जो उद्देश्य वो कार्य मैंने लिखे हैं, बाकी अलग पॉइंट और मिलेंगे। उद्यमशीलता तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान, प्रकाशन संबंधी कार्य करना। वही देखो आ गई, गतिविधियां वही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, परामर्श है, अनुसंधान हो गया, और इसमें प्रकाशन और जुड़ जाता है। उससे संबंधित जो भी साहित्य है, जो भी पुस्तकें हैं, उनका प्रकाशन भी इसके द्वारा किया जाता है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये लगभग वही चीजें ज्यादातर ये एक्टिविटी हो रही हैं। और सर्वाधिक रोजगार के लिए जो है कौशल की पहचान करना, तो ये उसके खास पॉइंट इसमें मैंने बताए हैं, है ना। इसके अलावा इसके द्वारा जो है कार्यशालाएं हैं, संगोष्ठियां हैं, इनका आयोजन किया जाता है। एक पॉइंट मैंने वो जो लिखा है वो भी यहाँ पर, जो भी इस तरह के काम चल रहे हैं एजेंसियों द्वारा, उन सभी एजेंसियों के एक्टिविटी को जो है इसको मॉनिटर किया जाता है, उनका पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये भी इसका खास कार्य उद्देश्य हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया चौथा पॉइंट, चौथा संस्थान कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे है इसके मुख्य कार्यकलाप भी देखो लिखे हुए हैं। ये है मुख्य कार्यकलाप, इसके चीजें वही है। अगर देखो ये भी है, आप सोचेंगे करे वो तो सब वही रिपीट हो रहा है, तो अगर आपको ओवरऑल पूछता है तो फिर ये आपको एक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसमें आपको उसकी स्थापना, मुख्यालय और उद्देश्य लिखना होते हैं। ये कब आपको लिखना है, जब पर्टिकुलर कोई एक संगठन 7 मार्क्स में पूछा जाता है तो ही आपको ये लिखना है। तो इसमें ये रहेगा कि भाई कोई एक ही पूछेगा आपको, तो ये सारी चीजें जो है आपको उसमें बताना पड़ेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी आयोजित करते हैं, अनुसंधान संबंधी काम है, उनका अध्ययन है, पाठ्यक्रम का विकास प्रशिक्षण के लिए, ये एक्चुअली इसी से जुड़ा हुआ है, पाठ्यक्रम का विकास ऐसे करके लिखना है। पाठ्यक्रम का विकास प्रशिक्षण के लिए है, मतलब जो भी पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है वो किसके लिए है, ट्रेनिंग के लिए, है ना। मतलब किस विषय पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या होगा। ये पढ़ने के लिए सिलेबस नहीं है, आप लोगों के लिए सिलेबस नहीं बनाता है। आप सोचिए हमारे लिए सिलेबस बना देगा, तो आप लोगों के लिए नहीं बनाएगा। ये पाठ्यक्रम किसके लिए है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए सिलेबस जो है डिजाइन करता है, उसको तैयार करता है, विकसित करता है, वो है ये। इसलिए इसमें मेंशन किया है प्रशिक्षण के लिए ये सिलेबस जो है डिजाइन करता है, ठीक है। परामर्श सेवाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। जो भी संस्थाएं, जो भी एजेंसीज हैं, उनको जो है ये उद्यमिता के क्षेत्र में परामर्श प्रदान किया जाता है। ये देखो वही हो गया, कार्यशालाएं मैंने वही बताया था, सेमिनार है, संगोष्ठियां इसके द्वारा आयोजित की जाती हैं,
इसके बाद उद्यम विकास के क्रियान्वयन के निर्माण तथा क्रियान्वयन, ये देखो इसमें छूट गया है। ये कल क्या है कि वो लेट हो गए थे ना। क्रियान्वयन आगे है क्या इसका? नहीं। क्रियान्वयन में सरकार को सलाह देना, ये है पूरा इसका सेंटेंस। उद्यमता विकास कार्यक्रमों के निर्माण तथा क्रियान्वयन में, इसको यहां पर लिख रहा हूं, क्रियान्वयन में सरकार को सहायता तथा परामर्श प्रदान करना, ये है ना। तो ये छूटा हुआ है थोड़ा सा, उसको यहाँ पर कलेक्ट कर लें। ये मुख्य कार्यकलाप है इसके, या कार्यकलाप या एक्टिविटी, गतिविधियां भी इसको हम कह सकते हैं। ये तो ज्यादातर कॉमन चीजें हैं जो मैंने पहले ही बताई हैं आप लोगों को, उसमें कुछ अलग नहीं है ऐसा। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। उद्यमशीलता के संबंध में जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जो भी उनका क्रियान्वयन किया जाता है, तो उसमें जो है सलाह इसके द्वारा सरकार को प्रदान की जाती है रेगुलर रूप से। ये अगला आ गया 5वां, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान। मैंने पहले सारे संस्थान बताए, तो उसकी इंग्लिश वहां पर वैसे लिखी हुई है। एक टेबल में मैंने संस्थान सारे बताए, तो उसमें वहां पर इंग्लिश लिखी हुई है एक जगह, यहाँ पर इसमें नहीं दी है, तो वहां से आप देख सकते हैं। स्थापना 1960, और ये भी सोसाइटी पंजीकृत 1860 के तहत जो है पंजीकृत है। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान 1960 में इसकी स्थापना की गई है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, उसके तहत इसको पंजीकृत बताया गया है, माना गया है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, दो चीजें मेन इसमें आपको ध्यान रखनी है। एक तो उसकी स्थापना, मुख्यालय, पर्पज तो लगभग उसी से जुड़े हुए पर्पज रहते हैं। हटा दें, आगे करें, आगे बढ़े। आगे इसके उद्देश्य कार्य यहाँ पर बताए गए हैं। जो इस कार्य में चूंकि लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान है, तो लघु उद्योग से संबंधित ज्यादा काम करेगा, है ना। तो लघु उद्यमता एवं प्रबंधकों हेतु निदेशक तथा समन्वय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करना। लघु उद्यमता के क्षेत्र में जो प्रबंधक काम करते हैं, उनके लिए जो है ये ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों का संचालन करता है, उनके लिए पाठ्यक्रम डिजाइन करता है। अनुसंधान दस्तावेज के बारे में जो है सलाह देना, इस फील्ड में जो भी अनुसंधान होते हैं, जो दस्तावेजीकरण होता है, उसके बारे में भी इसके द्वारा संस्थाओं को सलाह दी जाती है। और ये मैंने पहले बताया कि प्रबंधकीय तथा तकनीकी जो पहलू हैं, उनके संबंध में सलाह इसके द्वारा दी जाती है। जो भी मैनेजर रैंक के व्यक्ति हैं, उनको जो है सलाह दी जाती है। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी जो है इसके द्वारा सलाह दी जाती है। ये लघु उद्यमिता के संबंध में है ना। जो भी ये काम करता है वो किसके संबंध में है? लघु उद्यमिता, लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज के संबंध में काम करती है। देखो यहाँ पर आ गया, छोटे उद्यमियों एवं प्रबंधकों के लिए जो है सेमिनार आयोजित करना। सेमिनार है, संगोष्ठी है ना, कार्यशालाएं हैं, ये जो है सभी लगभग संस्थान आयोजित करते हैं, जिनके जरिए जो है एक उद्यमिता संबंधी संस्कृति डेवलप की जाती है। तो ये इस तरीके से इसके कार्य उद्देश्य है। आगे बढ़े, फिर आ गया ये खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट लिख गया है।
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है ये। संसदीय अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया है। स्थापना का समय 1956 है। मुख्यालय इसका है बॉम्बे महाराष्ट्र में है और इसके जो कार्यालय हैं आयोग के प्रत्येक राज्य में है। 96 वर्तमान में आयोग अभी कार्य कर रहे हैं। इस तरह खादी एवं ग्राम उद्योग जो आयोग हैं वो अलग अलग राज्यों में कार्यरत हैं। पूरे भारत में 96 इस तरह के आयोग अभी काम कर रहे हैं और नाम से स्पष्ट है खादी ग्राम उद्योग से जुड़ा हुआ काम है इसका। तो बहुत सारी चीजें तो आपके ये नाम पढ़ेंगे उसी से पता चल जाएगा, लेकिन याद रखने की चीज यही है, स्थापना और उसका मुख्यालय, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और बाकी जो चीजें हैं वो उसी से जुड़ी है। आगे इसकी प्रकार उद्देश्य है खादी ग्राम उद्योग के क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना, क्लियर ही है। खादी से संबंधित जो उद्योग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग कार्य कर रहे हैं उनका विकास करना है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना सभी लगभग कॉमन बात है। ग्रामीण क्षेत्र में कौशल में सुधार लाना है ना, स्किल में सुधार लाना, रिफॉर्म करना इसके कार्य है। इसमें और भी पॉइंट है जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर मैंने खास पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये हो गया इस तरह से छठा संस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग संस्थान। इसमें पॉइंट आ गया है, गलती से पॉइंट नहीं आता है। आगे प्रबंध विकास संस्थान, सातवां है प्रबंध विकास संस्थान। प्रबंध विकास संस्थान इसकी जो स्थापना हुई है 1973 में हुई है और इसका जो हेड ऑफिस है गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है। 1973 में स्थापित हुआ है ये। गुड़गांव इसका हेड ऑफिस है प्रबंध विकास संस्थान का। इसके जो उद्देश्य कार्य हैं, उद्योगों में प्रबंधकीय प्रभावशीलता का विकास करना है ना, प्रबंध के क्षेत्र में एक्चुअली है। अब देखो प्रबंध विकास संस्थान है तो प्रबंध का ही विकास करेगा, है ना, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पर आपको उद्देश्य कार्य में वही चीज लिखना है कि उद्योगों में प्रबंधकीय प्रभावशीलता का विकास करना, यानी प्रबंध के क्षेत्र में कैसे इफेक्टिवनेस लाई जाए इसके बारे में ये कार्य करता है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंध विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है। प्रबंध का विकास कैसे हो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनका संचालन किया जाता है। तो कुल मिला के मैंने जैसा कि बताया है कि जिस तरह का संस्थान रहता है उसी तरह के उसके कार्य होते हैं। मेन जो चीज आपको याद रखना है वो ये दो चीजें हैं, ये तो आपको याद रखना पड़ेगी, ये तो अलग होगी। जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी होती हैं वो भी लगभग कॉमन ही मैंने बताई हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, ट्रेनिंग का कोई पाठ्यक्रम भी डिसाइड करते हैं, रिसर्च का काम इनके द्वारा किया जाता है, परामर्श प्रदान किया जाता है, तकनीकी परामर्श, प्रबंध संबंधी परामर्श प्रदान किया जाता है, कार्यशालाएं संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, है ना। तो ये लगभग कॉमन चीजें सभी में आपको लिखना। हाँ, तो इसके बाद आता है जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र, इसके बारे में मैंने बीच में बताया था कि ये जो है जिले स्तर पर जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन या समन्वय इसके द्वारा किया जाता है ना। जिले की समस्त जो गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां, सारी नहीं, मतलब सभी तरह की नहीं, जिले में कार्यरत जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां हैं उन सभी का उनका समन्वय इसके द्वारा किया जाता है। और इसका खास काम यह है कि जितनी भी जरूरतें हैं किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए, जो भी जरूरतें होती हैं, जो भी सेवाएं होती हैं, उन सभी को एक ही छत के नीचे इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे हम कहते हैं एकल खिड़की व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम इसको कहा जाता है। एकल खिड़की व्यवस्था इसी के तहत प्रोवाइड की जा रही है ना। उद्योग लेवल, जिले लेवल पर जितने भी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, किए जाना है, उन सभी के लिए जितने भी फॉर्मेलिटीज होती हैं,
जितनी भी सुविधाएं होती हैं, है ना, औपचारिकताएं होती हैं, उन सभी को एक छत के नीचे प्रदान करने का काम ये करता है। इसका नाम है जिला उद्योग केंद्र। यह एक केंद्रीय अभिकरण है, राज्य का नहीं है, ये केंद्रीय निकाय है। केंद्र सरकार ने इसको स्थापित किया है। इसका समय है 1978। जनता पार्टी की सरकार ने इसको स्थापित किया था, है ना। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसका एक बड़ा योगदान है ना। जिले में होने वाली समस्त जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है जिला उद्योग केंद्र, जो एक केंद्रीय अभिकरण है। और इसके द्वारा जिले स्तर पर जितनी भी औद्योगिक जो गतिविधियां चल रही हैं, जो भी उद्योग स्थापित हो रहे हैं, उन सभी को इसके द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और सारी औपचारिकताएं जो है इसके द्वारा एक ही छत के नीचे प्रदान की जाती है, पूरी की जाती हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, लघुद्यमियों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना, वही मतलब जो मैंने अभी बताया है। एक ही स्थान पर मैंने एक ही छत के नीचे, है ना। साख सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था करना, साख सुविधा यानी ऋण संबंधी व्यवस्था। साख सुविधाओं का मतलब होता है ऋण प्रदान करने के संबंध में जो भी व्यवस्था है उसको प्रभावी बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी को समय पर और उचित ऋण उपलब्ध हो सके, इस तरह की व्यवस्था करना, उसको कहते हैं साख सुविधाओं की प्रभावी व्यवस्था करना। ठीक है, उनकी जरूरत के हिसाब से ऋण मिल सके। विभिन्न विकास अधिकरण है, उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना, ये हमने यहाँ पर भी बताया है। समन्वयक निकाय है ये, है ना। जिले के अंदर जो भी इस तरह के अभिकरण हैं जो विकास संबंधी कार्य कर रहे हैं, उनके बीच जो है ये एक समन्वय की भूमिका निभाता, समन्वयक की भूमिका निभाता है ये संस्थान। इसके अलावा जिले में जो विकास की संभावनाएं हैं उनका पता लगाने के लिए इसके द्वारा सर्वे कराया जाता है। जिले में कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाता है। तो बहुत सारे और पॉइंट है, ये भी मैंने जैसा बताया कि ये भी उसी तरीके से 7 मार्क्स के हिसाब से आपको इसका मैटर रहेगा। ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट बताया हुआ है। ये है अगला खादी, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। ये एमपी से रिलेटेड संस्थान यहाँ पर आ जाते हैं, एमपी का है ये। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है वो, है ना। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग वो केंद्रीय अभिकरण है, दोनों अलग अलग है। हमने यहाँ पर देखो कहा है, एक इधर पढ़ा था, इसके पहले था मेरे ख्याल से, नहीं ये है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है, ये केंद्रीय अभिकरण है, ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है। संसदीय अधिनियम लिखा है ना, देखिए ये संसदीय अधिनियम मतलब संसद का अधिनियम। संसद के अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया 1946 में आयोग को। और ये है बोर्ड, है ना। पिछले बच्चों को कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। आगे है ना, ये है मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। ये राज्य स्तर पर काम कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार का निकाय है। स्थापना 1960 के तहत हुई, उसकी स्थापना 1956 है और वो संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है। और ये मध्य प्रदेश शासन के अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है। ठीक है ना, दोनों में फर्क आपको समझना है। और मुख्यालय इसका भोपाल ही होगा, स्वाभाविक बात है। और इसका काम वही है लगभग जो वहां पर हमने पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उनका सृजन करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का को सुदृढ़ करना, उसका विकास करना। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार का निकाय है और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना, खादी उद्योग जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग कार्य कर रहे हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ठीक है, आगे ये है मध्य प्रदेश वित्त निगम।
इसकी जो स्थापना है ये भी एक्चुअली मध्य प्रदेश वित्त निगम जो है ये जो स्थापित हुआ है सरकार ने स्थापित किया, मध्य प्रदेश सरकार ने, लेकिन ये जो स्थापित हुआ है इसका अधिनियम है केंद्र का अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 है ना। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में उद्यमता विकास में वित्तीय योगदान देने के लिए मध्य प्रदेश वित्त निगम स्थापित किया गया है और इसका समय है 30 जून 1955। ये आपके एमपी जीएस के अंतर्गत भी आपको पढ़ना रहेगा, वहां पर भी इसका जिक्र आएगा। पहले एक्चुअली मध्य भारत वित्त निगम के नाम से इसको स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम हुआ करता था मध्य भारत वित्त निगम। है ना, मध्य भारत वित्त निगम पहले हुआ। ये कब हुआ? 30 जून 1955 को हुआ और फिर इसका नाम हो गया मध्य प्रदेश वित्त निगम। और ये हुआ है 1956 है ना। जब मध्य प्रदेश बना 1956 में तब उसका नाम मध्य भारत से हो गया मध्य प्रदेश वित्त निगम। देखिए जितनी वित्त निगम, देखो वित्त निगम जो आता है, ये निगम, ये जो संस्थाएं होती हैं ये वित्त उपलब्ध कराने का काम करती है ना। जितने भी आयोग होते हैं, जैसे वित्त आयोग है तो वित्त आयोग कभी वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, ये ध्यान रखना, इसी में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मध्य प्रदेश वित्त निगम, तो आयोग क्या है? वित्त के संबंध में परामर्श प्रदान करता है, वो परामर्शदायी निकाय होता है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, कोई कार्यकारी निकाय नहीं है वित्त आयोग। वो क्या करेगा? वो ये बताएगा कि हमें मतलब सरकार को, जैसे राज्य सरकार है तो उसको कितना अपने पास राजस्व रखना है और पंचायतों नगरीय निकायों को कितना प्रोवाइड कराना है, अनुदान किस आधार पर दिया जाएगा स्थानीय निकायों को, तो ये काम करता है वित्त आयोग, परामर्श देने का काम। अब वो परामर्श जो दिया गया है वो सरकार माने नहीं माने ये उस पर डिपेंड करता है, तो वो सलाहकारी निकाय होते हैं आयोग। निगम जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, काम करने का काम करते हैं। तो निगम जितने भी आप पढ़ेंगे उस सभी निगमों का काम होता है कुछ करना। जैसे अब वित्त निगम है तो वित्त संबंधी काम करेगा ये, है ना। तो इस तरीके से आपको वर्ड थोड़ा सा समझ लेना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आती है बच्चों को समझने में। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर हो गया। ये इंदौर इसका हेड ऑफिस है, सभी जानते हैं आप लोग, इंदौर में ही रह रहे हैं, है ना। इसके जो पर्पज है राज्य में औद्योगिक, ये देखो औद्योगिक गलत लिखा है, औद्योगिक ऐसा लिखते हैं, औद्योगिक विकास का आधारभूत ढांचा तैयार करना, राज्य में नवीन तकनीकों पर आधारित उद्योगों का बढ़ावा देना। उसमें पॉइंट वित्त वाला भी आता है, इसमें दिया नहीं मेरे ख्याल से, उद्योगों के विकास के लिए वित्त का प्रबंध करना, ये भी एक पॉइंट आता है इसमें। राज्य में उद्योगों को विकसित करने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त की व्यवस्था करना, ये भी एक इसमें पॉइंट आता है, उसको आप आंसर करना उसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये भी उसी तरीके से मैंने मैटर दिया है ताकि आपको अगर ये पर्टिकुलर 7 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आपसे बन जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ये मतलब वित्त निगम। ये है लास्ट, मतलब लास्ट का अभी थोड़ा सा एक आध और आएगा, मैंने यहाँ तक ही इसमें दिया हुआ है नोट्स में, इसके बाद भी आएगा। मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम, देखो ये भी निगम आ गया, ये भी निगम है ना। तो ये वर्ड आपको पकड़ लेना है, उस वर्ड से आपका काम बहुत हल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो बच्चे उसी में उलझे रहते हैं, अरे आयोग निगम, पता चला आयोग में निगम का मैटर लिख दिया,
और निगम में आयोग का मैटर लिख दिया, उसमें परामर्श करके लिख दिया, तो पूरा उल्टा ही हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम, नाम से स्पष्ट है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं में उद्यमशीलता का गुण पैदा करने के लिए, उनको उद्यमशीलता के प्रति जागरूक बनाने के लिए जो है ये संगठन काम करता है, उनको वित्त मुहैया कराने का काम। देखो इसमें लिखा हुआ महिलाओं को बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये देखिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रहा है ये। और महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के बारे में भाग लेने के लिए सूचना देना, उनको बताना, जागरूक करना। और इसमें एक पॉइंट और आता है कि महिलाओं में उद्यमशीलता का गुण विकसित करना, उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करना, उनको आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। अब ये देखिए, ये वाला जो कार्यक्रम, ये जो निगम है, इसको हम जो है महिला उद्यमिता के संबंध में लिख सकते हैं। महिला उद्यमिता वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है वहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और मैंने अभी जो बताया था रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, उसका भी वहां पर मेंशन हम कर सकते हैं महिला उद्यमिता के मामले में, क्योंकि वो महिलाओं से जुड़ी हुई योजना है और दोनों एमपी की योजनाएं हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। 1988 में इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद जो है आते हैं अनुसूचित बैंक। अगर हम इसके आगे, पहले मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, थोड़ा सा ये बता दो। अनुसूचित तथा सहकारी बैंक। ये है पूरा टॉपिक आपके इकोनॉमी का टॉपिक है, इकोनॉमी के अंतर्गत सारा आता है। अनुसूचित बैंक के अंतर्गत ऐसे बैंक आते हैं जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934 की जो दूसरी अनुसूची है उसमें दर्ज होता है, उसमें उनका मेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक यानी ऐसे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित होते हैं, उनको वहां पर मेंशन किया हुआ है, इसलिए उनको बोलते हैं अनुसूचित। अनुसूची में मेंशन होने के कारण उनको अनुसूचित नाम दिया गया है। और अनुसूचित बैंक में इंपॉर्टेंट बात यह है कि निजी क्षेत्र के बैंक भी आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी आते हैं, राज्य सहकारी बैंक भी आते हैं। जिला और प्राथमिक सहकारी जो समितियां वो नहीं आते हैं। बाकी राज्य सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक ये भी अनुसूचित बैंक का हिस्सा माने जाते हैं। और आरआरबी भी इसके अंतर्गत आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इसमें आते हैं। ये सब मिलकर के अनुसूचित बैंक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे बैंक क्या करते हैं, ये जो है उद्यमिता के विकास के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी सुविधा के हिसाब से, उनकी साख के हिसाब से उचित दर पर जो है, उचित ब्याज दर पर, समय समय पर वित्त उपलब्ध कराते हैं। इससे भी जो है उद्यमिता के विकास को हमारे यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये बैंक, अभी कभी इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि उद्यमिता के विकास में बैंकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। भारत में उद्यमिता के विकास में, उद्यमशीलता के विकास में बैंकों की भूमिका बताइए या स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी कभी आपको आ सकता है। भारत में उद्यमिता के विकास में बैंकों की भूमिका, बैंकों में सब आ गए, बैंकों की भूमिका, सभी तरह के बैंक इसमें आ गए, समझाइए। है ना, तो ऐसा क्वेश्चन कभी आपको पूछा जाता है तो फिर उस तरह से आपको लिखना है कि बैंक किस तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं, उनकी कंडीशन के हिसाब से, उनकी साख के हिसाब से, है ना। ये अल्पकालीन ऋण भी देते हैं,
मध्यकालीन ऋण भी देते हैं और दीर्घकालीन ऋण भी देते हैं, है ना। सहकारी जो बैंक होते हैं ये अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देते हैं। बाकी जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो जो है अल्पकालीन ऋण भी देते हैं। अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है 1 वर्ष से कम अवधि। 1 वर्ष से कम अवधि उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। 1 वर्ष से 3 वर्ष उसको बोलते हैं मध्यकालीन। इससे ज्यादा अवधि का उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। लेकिन सहकारी बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। वाणिज्यिक बैंक हर तरह का लोन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ये पूरा जो है हम बैंकों के वहां पर पढ़ते हैं, इकोनॉमी के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पर हम नहीं उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, नहीं तो फिर इकोनॉमी में चले जाएंगे, ये रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब इसमें 2 चीजें और हैं, वो ज्यादा खास नहीं है, उनके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। जैसे भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के क्या कारण है। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण क्या क्या हैं। ये हो गया। या भारत में उद्यमिता विकास संबंधी समस्याएं बताइए। दोनों का मतलब सेम है। भारत में उद्यमिता के विकास के धीमे विकास के कारण क्या है। भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण बताइए। या इसी को दूसरे रूप में पूछ सकता है कि भारत में उद्यमिता विकास संबंधी समस्याओं को स्पष्ट कीजिए या समस्याओं को बताइए, उनका उल्लेख कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि भारत में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। विचारणीय सुझाव। भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए विचारणीय सुझाव लिखिए। भारत में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने के लिए विचारणीय सुझाव लिखिए। तो ये जो है कुछ और इसमें टॉपिक है, मतलब जनरल है, खैर वो तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करके और कल ही हम इसमें स्टार्ट कर देंगे आपकी नई यूनिट। कल जो है नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 2 चीजें हैं तो फटाफट कर लेंगे, उसमें कुछ नया नहीं है, सब पुरानी चीजें, घिसी-पिटी चीजें आप सब जानते ही हैं, सब कॉमन बातें, व्यवहारिक बातें हैं। तो उसको मैं फटाफट बता करके और आगे मैं स्टार्ट कर दूंगा दूसरी यूनिट। उसमें हमें पढ़ना है व्यवसाय। इसमें मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश हिंदी में बहुत अंतर है। आप अगर इंग्लिश का सिलेबस है क्या इसमें, आप अगर इंग्लिश में देखेंगे उसमें लिखा है प्रबंध, व्यवसायिक संगठन प्रबंध लिखा है, फिर उसके नीचे जो है प्रबंध लिखा है, फिर उसके आगे अवधारणा, महत्व, क्षेत्र लिखा हुआ है। लेकिन वो प्रबंध नहीं है, इंग्लिश में उसको लिखा है बिजनेस। आप इंग्लिश का सिलेबस किसी के पास हो तो देखो, उसमें लिखा है बिजनेस, बिजनेस कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, ऐसा लिखा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट लिखा हुआ। अब आप सोचो कितना अंतर आ गया। हिंदी में लिखा है प्रबंध और इंग्लिश में लिखा है उसको बिजनेस। बिजनेस यानी व्यवसाय है क्या? नहीं लिखा, नहीं लिखा है। इंग्लिश देखो ना आप, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदी में उसको प्रबंध लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बिजनेस है। बोल रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ कि लिखा है। कि मेरा तो बहुत पैनी नजर रहती है ना, सिलेबस पुराना सिलेबस था, उसमें मैंने एक एक वर्ड जो इंग्लिश हिंदी में देखा था कि हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या, वो अंतर रहता है। अब देखो कितना अंतर आ गया। वहां लिखा है प्रबंध और इंग्लिश में लिखा है बिजनेस। अब बिजनेस और प्रबंध में फर्क कितना है, बहुत अंतर है। मैंने आप लोगों को बताया था, बच्चे इसके भी वो कर रहे थे कि सर ने उद्यमिता के सिद्धांत नहीं बताया, ऐसा किसी ने किया था। तो उद्यमिता के सिद्धांत सिलेबस में दिए ही नहीं है। वो सिद्धांत जो दिए वो नवाचार के सिद्धांत दिए, मैंने आपको बताया था इंग्लिश में, ये एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं सुनते हैं। जबकि मैंने उद्यमिता के सिद्धांत भी बताए, मैंने उद्यमिता के सिद्धांत भी बताए हैं, जबकि सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नवाचार के सिद्धांत दिए गए। आप इंग्लिश से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हिंदी से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये उद्यमिता के सिद्धांत दिए, लेकिन उद्यमिता के सिद्धांत नहीं है सिलेबस में।
वो नवाचार के सिद्धांत हैं। फिर भी मैंने उद्यमता के सिद्धांत भी बताए हैं और नवाचार के सिद्धांत भी बताए हैं, दोनों के सिद्धांत बताए। तो बच्चे कुछ भी इस हिसाब से अपने हिसाब से बोलते हैं, तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना है। ठीक, तो कल हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे और कल ही हम नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे जो बिजनेस वाली।